हे वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे हाइड्रोपोनिक्स के बारे में। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जैसा कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर में बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स आ चुकी है, तो उन्हीं में से एक है हाइड्रोपोनिक्स। तो अभी मैं आपको हाइड्रोपोनिक्स की A to Z सारी जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो के एंड तक आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आप अपना खुद का एक फार्म शुरू कर पाएंगे, जिससे कि आप अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं ईजीली। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है। तो सिंपल शब्दों में हाइड्रोपोनिक्स एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, वो भी विदाउट सॉइल। अब आप कहेंगे कि सॉइल नहीं है तो प्लांट्स ग्रो कैसे होंगे? तो वो होंगे न्यूट्रिएंट रिच सोल्यूशन के अंदर। तो बेसिकली जो चीज़ें पहले प्लांट को सॉइल से मिलती थी, अब वो सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट रिच सोल्यूशन से मिलेंगी। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक सिस्टम काम कैसे करता है। तो जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोपोनिक्स या तो इंडोर्स होगा या तो ग्रीन हाउस होगा। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि उसका क्लाइमेट, टेम्परेचर, लाइट्स, वेंटिलेशन सब कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम को अच्छे से काम करवाने के लिए कुछ बेसिक पार्ट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से एक है ग्रोइंग मीडियम, जो कि प्लांट्स को सपोर्ट करता है और न्यूट्रिएंट्स को रूट्स तक पहुंचाता है। एयर पंप है जो कि प्लांट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा। न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है जो कि इसमें माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि प्लांट्स को मिलेंगे डायरेक्टली। सबमर्सिबल पंप होगा, रिजर्वॉयर, ग्रो ट्रे, ग्रो लाइट्स होंगी। तो इन सब का अपना अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इनमें से अगर कोई भी चीज़ मिसिंग है तो आपका हाइड्रोपोनिक सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा और प्लांट्स की वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी जितनी कि आप चाहते हैं। तो आइए अब चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। तो आपने हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन तो सुना ही होगा। ये हाइड्रोपोनिक्स का सबसे पुराना एग्जाम्पल है। उसके बाद 1930s में एक प्रोफेसर हुआ करते थे जिनका नाम था विलियम फ्रेडरिक। तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के लिए काम करते थे और वहाँ पे काम करते करते उन्होंने ढूंढ निकाला कि हम पौधों को न्यूट्रिएंट रिच सोल्यूशन से भी ग्रो कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सॉइल। तो उसके बाद ये बात उन्होंने वहाँ की जनरल पब्लिक को और अपने कलीग्स को भी बताई, बट किसी ने भी उनका विश्वास नहीं किया। एंड देन फाइनली उन्होंने उन सबको गलत प्रूव किया और उन्होंने ही इस टेक्निक का नाम हाइड्रोपोनिक्स दिया था। एंड देन 1940s के बाद हाइड्रोपोनिक्स के डिफरेंट वेरिएशंस हमारे सामने हैं। तो अब मेरे दिमाग में ये सवाल उठता है कि हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू फार्मिंग क्यों करनी चाहिए। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग की जितनी प्रॉब्लम्स है उन सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है हाइड्रोपोनिक्स। तो फर्स्ट थिंग है कि इसमें सॉइल की ही ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स कि हम इसको अपार्टमेंट्स में भी ग्रो कर सकते हैं। सेकेंडली, इसमें न्यूट्रिएंट्स की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है बिकॉज 100% ये हमारे कंट्रोल में होता है। हम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को मिक्स करते हैं। थर्ड ये है कि हाइड्रोपोनिकली ग्रोन प्लांट्स की ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छी होती है। इसका सीधा सा रीज़न है कि प्लांट्स की जो रूट्स है वो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस के अंदर डूबी होती है और उनको जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो डायरेक्टली मिल जाता है। फोर्थ ये है कि हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग हम हमेशा इंडोर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं। इसकी वजह से पेस्ट कम होते हैं। अब पेस्ट कम आएंगे तो ऑब्वियसली डिजीज़ भी कम आएंगे और डिजीज़ कम होते हैं तो हमें पेस्टिसाइड्स का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे वीड्स भी कम उगते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पानी भी हाइड्रोपोनिक्स में बहुत कम यूज़ होता है। यहीं अगर हम ट्रेडिशनल फार्मिंग को देखें तो वहाँ पर हम फ्लड इरिगेशन को यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारा पानी इवेपोरेट होके वापस एनवायरनमेंट में चला जाता है एंड बहुत सारा पानी हम रीयूज़ नहीं कर पाते और नालों में हमें छोड़ना पड़ता है। तो इस ग्राफ में आप हाइड्रोपोनिक्स और सॉइल से ग्रो हुए टोमेटो का डिफरेंस अच्छे से देख सकते हैं। तो जो रेड लाइन है वो हाइड्रोपोनिक्स के ग्रो हुए टोमेटो है एंड जो ब्लू लाइन है वो सॉइल से ग्रो हुए टोमेटो है। और हर दिन हाइड्रोपोनिक्स से ग्रो हुए टोमेटो की ग्रोथ रेट सॉइल से ग्रो हुए टोमेटो की ग्रोथ रेट से ज़्यादा है। तो अभी हमने हाइड्रोपोनिक्स के बहुत सारे एडवांटेज देखे हैं, तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेज भी होंगे। उसमें से पहली चीज़ है कि हमें हाइड्रोपोनिक्स फार्म सेटअप करने के लिए एक इनिशियल कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होते हैं जिसके बिना हम हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग नहीं कर सकते। और वो इक्विपमेंट्स है टाइमर, लाइट्स, एयर फिल्टर्स, फैंस, कंटेनर्स, ग्रोइंग मीडियम, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा। सेकेंड ये है कि हमें हाइड्रोपोनिक्स की फार्मिंग करने के लिए टेक्निकल नॉलेज और एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बिना फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइड्रोपोनिक फार्म पर बहुत सारे काम हमारे ऑटोमेटिक होते हैं और अगर इस टाइम पे हमारा सिस्टम फेल हो जाता है तो वो सारे के सारे काम रुक जाएंगे। एंड सेकेंडली, अगर पावर आउटेज होता है तब भी हमारा काम रुक जाएगा। एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे इट्स ऑलवेज अ डिबेट। तो अभी हमने हाइड्रोपोनिक सिस्टम के सारे ड्रॉबैक भी देख लिए हैं।
अब नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाइड्रोपोनिक्स टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। तो ये हमारे मेन टाइप्स हैं। इसके अलावा जितने भी टाइप्स आप देखते हैं वो इन 6 टाइप्स के वेरिएशंस ही होंगे। तो हर हाइड्रोपोनिक सिस्टम का अपना एक एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें NFT चाहिए या EBV एंड फ्लो चाहिए या डीप वाटर कल्चर चाहिए। इन सारे हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स का इन डिटेल वीडियो में बनाने वाला हूँ फ्यूचर में, बट अभी के लिए सिर्फ आप नाम देख लीजिए कि इन टाइप्स के हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स होते हैं। अब जब हम सॉइल को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर चुके हैं तो हमें कोई तो मटेरियल चाहिए जो कि प्लांट्स को होल्ड करके रखे, उनको मॉइस्चर प्रोवाइड कराता रहे, उनको न्यूट्रिएंट्स देते रहे एंड ऑक्सीजन देते रहे। तो ये सब काम अब ग्रोइंग मीडियम का हो जाता है। हमारे आसपास बहुत सारे ग्रोइंग मीडियम है, तो हमें एक अच्छा ग्रोइंग मीडियम सेलेक्ट करने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है। लाइक उसमें मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी हो, रीयूजेबल हो, pH न्यूट्रल हो, ज़्यादा कॉस्टली ना हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, वगैरह वगैरह। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे पास में कुछ ग्रोइंग मीडिया है, लाइक रॉकवूल, ग्रो स्टोन्स, वर्मिकुलाइट, क्ले पैलेट्स। तो इन सब का अपना अपना प्रोज एंड कॉन्स भी होता है। तो मैं क्या करूँगा, इन ग्रोइंग मीडियम्स का भी एक अच्छे से इन डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी लेके आऊँगा। तो एक बात बताइए, प्लांट्स को ग्रो होने के लिए क्या क्या चाहिए? लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट्स, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, राइट। सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो उनको एनवायरनमेंट से मिल जाता है, और उसके बाद सूरज की रोशनी से उनको एनर्जी मिलती है और वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट कर पाते हैं। तो इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनको ग्रो होने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो उनमें से पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। तो उनमें से पहला है नाइट्रोजन, देन है फॉस्फोरस, उसके बाद है पोटेशियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। उसके बाद आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये वो न्यूट्रिएंट्स है जो कि प्लांट्स को कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लाइक जिंक, मैग्नीज, आयरन, बोरॉन वगैरह वगैरह। तो न्यूट्रिएंट्स देते टाइम हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ना तो हमें ज़्यादा देना है ना तो हमें कम देना है, एग्जैक्ट बराबर अमाउंट में ही हमें न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप हाइड्रोपोनिक्स में बिल्कुल नए हैं तो आपको जो मार्केट में प्री मिक्स्ड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन मिलता है वही यूज़ करना है, और जब आपको एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसके बाद आप अपने न्यूट्रिएंट्स खुद मिक्स कर सकते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हमने न्यूट्रिएंट्स को मिक्स करते टाइम ज़रा से भी मिस्टेक की तो वो हमारी पूरी फसल को ख़राब कर सकता है। तो जब भी हम न्यूट्रिएंट मिक्स बनाते हैं तो हमें 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना है, जिसमें से पहला है pH लेवल। तो वो हमें रेगुलर बेसिस पे चेक करना होता है और उसको एडजस्ट करके रखना है 5.5 से 6.5 के बीच में। दूसरा है न्यूट्रिएंट मिक्स का टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमें 68 से 72 फ़ारेनहाइट के बीच में मेंटेन करके रखना है। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो प्लांट मर सकते हैं, और उससे कम हुआ तो प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और डिफरेंट क्रॉप्स के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो भी डिफरेंट होती है, तो वो हमें उसके हिसाब से ही मिक्स करना पड़ता है। हाइड्रोपोनिक्स में pH लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको समझने के लिए अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको बीच में दिख रहे हैं, एंड जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको बीच में एंड लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं। तो इससे एक बात ये क्लियर होती है कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एक सिंगल या सेम pH लेवल पे अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि pH लेवल फिर हमें क्या सेट करके रखना है सो दैट पौधों को सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। तो अगर आप ये चार्ट में देख रहे हैं तो एक स्वीट स्पॉट है 5.5 से 6.5 के बीच में। तो हमें pH लेवल हमेशा इसी रेंज के अंदर सेट करके रखना है। तो जैसा कि हमको पता है कि हाइड्रोपोनिक्स हम इंडोर ग्रो करते हैं, तो हम वहाँ पे सनलाइट कहाँ से लाएंगे? तो उस सनलाइट का ही ऑल्टरनेटिव है ग्रो लाइट्स। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि प्लांट्स को लाइट की ज़रूरत क्यों है? तो हर किसी को सरवाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है, और बिना सनलाइट के या लाइट के वो फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते। तो बेसिकली CO2, पानी और लाइट मिल के ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, जो कि प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए ज़रूरी है। तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम के लिए हमारे पास में बेसिकली 3 तरह की लाइट्स है, जिसमें से पहली है फ्लोरोसेंट, सेकंड है हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लाइट्स एंड थर्ड है LED लाइट्स। तो हम कौन सी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हमें कौन सी ग्रो लाइट यूज़ करनी चाहिए। तो अब जब हम बहुत सारी लाइट्स यूज़ करेंगे तो ये भी ऑब्वियस है कि वहाँ पे हीट जनरेट होगा और रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमारे पास में वहाँ पे अच्छा एक वेंटिलेशन सिस्टम भी होना चाहिए।
तो अब ये लाइट्स कैसे लगती है, एग्जाम्पल के लिए आप ये हाईटेक फार्म देख सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हाइड्रोपोनिक्स में हम कौन सी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं और कौन सी क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर सकते। तो इसका आंसर ये है कि हाइड्रोपोनिक्स में हम कुछ भी ग्रो कर सकते हैं, सिर्फ एक कंडीशन है कि हमें जो भी ग्रो करना है उसके लिए एक प्रॉपर सेटअप बनाना पड़ेगा और न्यूट्रिएंट्स को सफिशिएंट एंड बैलेंस अमाउंट में उन प्लांट्स को देना पड़ेगा। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना माइंडसेट भी बना लें कि हम हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू कुछ भी फिर ग्रो कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हाइड्रोपोनिक्स में कुछ प्लांट्स जो है वो अच्छे से रेस्पॉन्ड करते हैं और कुछ प्लांट्स के लिए स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो क्रॉप्स हाइड्रोपोनिक्स में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो सकती है उसमें है ग्रीन वेजिटेबल्स है लाइक लेट्यूस, स्पिनच, चेरी टोमेटोज, उसके बाद हर्ब्स है बेसिल, ऑरिगेनो, मिंट, एंड देन फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरी, उसके बाद कुकुम्बर, बेल पेपर, रेडिश, ये सब आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं ईजीली। और कुछ प्लांट्स आपको हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू ग्रो नहीं करने चाहिए। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू उन प्लांट्स को ग्रो नहीं कर सकते। इसका सिंपली ये मतलब है कि उनके लिए एक स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो क्रॉप्स होती है जो कि डीप रूट क्रॉप्स होती है लाइक कैरेट, पोटैटोज, टर्निप्स वगैरह, एंड वो प्लांट जिनके लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है वो भी हम हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू ग्रो करना प्रेफर नहीं करते हैं। तो इसी के साथ मैंने आपको हाइड्रोपोनिक्स की सारी जानकारी A to Z दे दी है। और अगर आप फ्यूचर में हाइड्रोपोनिक फार्म ओपन करने की सोच रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहूँगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।